हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स नीट डिवीज़न। नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आपका नीट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आपने जैसी मेहनत की होगी उसके करस्पॉन्डिंगली आपको रिज़ल्ट मिला होगा। अब यदि आपके नीट के जो मार्क्स हैं वो ऐसे हैं कि आपकी जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसकी जो भी कट ऑफ रहने वाली है उससे ज़्यादा मार्क्स आप यदि ऑब्टेन कर रहे हो तो अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑल ओवर द कंट्री कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं और उन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, उनकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कौन करवाता है और उन टॉप मेडिकल कॉलेजेस की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन टॉप मेडिकल कॉलेजेस की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और उन मेडिकल कॉलेजेस के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जिन मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा वो मेडिकल कॉलेजेस हैं एम्स। तो सबसे पहले हम जिन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जो एम्स हैं उनमें जो सबसे टॉप मोस्ट एम्स है दैट इज़ एम्स दिल्ली। आज से 10-12 साल पहले तक तो एक्चुअल में एम्स का मतलब ही एम्स न्यू दिल्ली हुआ करता था, लेकिन लास्ट 12 ईयर्स में गवर्नमेंट ने और बहुत सारे एम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। तो अभी यदि अपन टोटल एम्स की बात करें ऑल ओवर द इंडिया तो वो 20 एम्स हैं, जिनमें से कुछ एम्स जो हैं वो 2012 में इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद में जो है कुछ एम्स 2018 में, जो 2012 में एम्स इस्टेब्लिश हुए थे उनमें एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश और रायपुर है। और उसके बाद जो है वो 2018 और 19 के आसपास रायबरेली, मंगलागिरी, नागपुर, गोरखपुर, बठिंडा और देवघर और बीबी नगर ये एम्स इस्टेब्लिश हुए थे। और जो एकदम रीसेंट 2020 में इस्टेब्लिश हुए हैं ये जो है वो 5 एम्स और हैं। तो टोटल ये 20 एम्स हैं और इसके अलावा 5 एम्स अभी पाइपलाइन में हैं। नेक्स्ट 2-3 या 4 ईयर्स में जो है वो ऑलमोस्ट 25 एम्स जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री हो जाएंगे। जो एम्स हैं उनकी 100% ऑफ द सीट्स की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाता है और एम्स की 100% ऑफ द सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में डोमिसाइल फ्री होती हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे आप मान लो राजस्थान के रहने वाले हो, लेकिन मान लो कोई एम्स जो एम्स भोपाल है जो कि एमपी में सिचुएटेड है, तो ऐसा नहीं है कि एम्स भोपाल में जो एडमिशन है उसमें कुछ एमपी के स्टूडेंट्स का कोटा होगा। एम्स भोपाल की 100% ऑफ द सीट्स के लिए ऑल ओवर द कंट्री से जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एम्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो बेसिकली एग्जैक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे नीट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो एक्चुअल में स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, बट एम्स जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, जैसे कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन होता है, तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी ही इनमें सीट्स को अलॉट करते समय फॉलो की जाती है। यदि इन एम्स की हम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करें तो डेफिनेटली जो है वो हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि उसको एम्स न्यू दिल्ली से एमबीबीएस करने को मिले। बट एम्स न्यू दिल्ली की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो आप देख सकते हो। फर्स्ट से 53 ये 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी में, और 2022 में ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो 1 से 61 है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब कैटेगरीज की भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक ये जो दोनों ईयर्स हैं 2021 और 2022 इनकी जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेफिनेटली जब हम काउंसलिंग होती है, चॉइस फिल करते हैं, तो डेफिनेटली सब बच्चों का जो फर्स्ट चॉइस होता है वो एम्स दिल्ली ही होता है। बट उसके बाद के जो एम्स हैं वो भी, जैसे मैंने इससे जस्ट पहले एम्स की लिस्ट दी है और उनके आगे उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि
इस्टेब्लिश्ड ईयर से आपको एक ये आइडिया लगता है कि कौन सा एम्स जो है वो ज़्यादा पुराना है, और डेफिनेटली जो एम्स जितना ज़्यादा पुराना होगा वो जनरली उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो 2012 के आसपास जो एम्स इस्टेब्लिश हुए थे भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, तो यदि आप इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें, भुवनेश्वर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो 39 और 564 थी जनरल कैटेगरी में। भोपाल की आप देखें तो 85 और 579 है, और यदि जोधपुर की अपन देखें तो 121 569 है। तो ये जो एम्स हैं जो पुराने हैं, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, ये सब जो एम्स हैं वो एक्चुअल में बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में। आप ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट 1000 रैंक तक ये जो एम्स हैं वो फिल हो जाते हैं, और 1000 मार्क्स का मतलब 1000 रैंक का मतलब है लगभग 675 मार्क्स। और कुछ एम्स तो जैसे मान लो एम्स भोपाल है, भुवनेश्वर है, ये तो लगभग जो है वो 569, 579, 564 रैंक के अराउंड ही बंद हो जाते हैं, और 500 रैंक का मतलब है आपके 685 मार्क्स के आसपास। लाइकवाइज आप एम्स ऋषिकेश की बात करोगे तो वो भी जहाँ वो 128 से 832 है, उससे लास्ट ईयर 251 से 969 है। ऐसे ही सेम जहाँ वो एम्स रायपुर की बात करोगे तो वो भी जनरल कैटेगरी में लगभग जहाँ वो 1082 के आसपास क्लोज हो जाता है। तो ये सब जो एम्स हैं वो 2012 के आसपास स्टैब्लिश हुए थे। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा एम्स है जिसको जनरली स्टूडेंट लास्ट 2 ईयर में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और डेफिनेटली जहाँ वो यदि स्टूडेंट्स इन एम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये एम्स रिलेटिवली बेटर रहे होंगे। इसके बाद में ये जितने भी एम्स हैं, एम्स बठिंडा, एम्स पटना, इन सब की जहाँ वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो। ये एम्स गोरखपुर, देन जो है वो एम्स मंगलागिरी, देन जो है वो एम्स राजकोट, देन एम्स बिलासपुर, ये एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, फिर है एम्स देवघर, देन जो है वो एम्स गुवाहाटी। ये जो एम्स हैं गुवाहाटी, ये सब जो है वो अभी न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन इनकी भी जनरल कैटेगरी आप क्लोजिंग रैंक देखोगे तो वो 4643 के आसपास है। देन एम्स विजयपुर है, देन जो है वो एम्स मदुरई है जिसकी जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 5720 है। तो बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो कि यदि आपको इन एम्स में से कोई सीट चाहिए तो एम्स की जो सीट है वो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में आप लगभग जो है वो 5000 रैंक तक यदि ऑब्टेन करते हो नीट के एग्ज़ाम में, तो आपको इन 20 एम्स में से कोई सा भी एम्स मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि MBBS करने के बाद में लगभग हर स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई वो PG करे, और डेफिनेटली जैसा हम चाहते हैं कि MBBS हम अच्छे कॉलेज से करें, वैसे डेफिनेटली PG भी हम यही चाहेंगे कि हम एक अच्छे कॉलेज से ही PG करें। तो ये जो एम्स होते हैं इनमें एक इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस होता है PG में एडमिशन का। वो ये होता है कि लेट्स से आपने जो है वो एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर से या किसी भी एम्स से लेट्स से जो है वो आपने MBBS किया है, तो फिर जो है वो PG में एडमिशन के टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर एम्स में PG में एडमिशन में प्रेफरेंस मिलती है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस बोलते हैं, जिससे कि आपकी रैंक यदि PG में थोड़ी लोअर भी है तो भी जो है वो एक्चुअल में आपको वो पर्टिकुलर एम्स में एडमिशन मिलने में हेल्प होती है। तो ये जितने भी पुराने एम्स हैं जो 2012 के आसपास इस्टेब्लिश हुए हैं, उनमें अभी PG की सीट भी आ चुकी हैं और उनमें इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस भी आ चुका है। इनफैक्ट उसके बाद में जो 2016-17 के आसपास या 18 के आसपास इस्टेब्लिश हुए हैं, उनमें भी जो है वो अब इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस या PG की सीट जस्ट आने वाली ही हैं या कुछ कुछ एम्स में आ चुकी हैं। एम्स के बाद जो नेक्स्ट टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वो है जिपमर। जिपमर मीन्स जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली दो जिपमर हैं, एक जिपमर पुडुचेरी और एक जो है वो जिपमर कराईकाल। इसमें से जो जिपमर कराईकाल है वो अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड है, तो जनरली स्टूडेंट्स उसको उतना प्रेफरेंस नहीं देते जितना जिपमर पुडुचेरी को देते हैं। एक्चुअल में जो है वो जिपमर के नाम से जो लोगों के दिमाग में आता है वो जिपमर पुडुचेरी ही आता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये भी ऐसे मान लो कि जब एम्स न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश हुआ था 1956, उसी के आसपास ये भी इस्टेब्लिश्ड है। तो एक्चुअल में जो है वो ये भी बहुत पुराना और बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। इसकी भी जो पूरी की पूरी काउंसलिंग है वो एमसीसी ही करवाता है। एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसमें 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, देन मोप अप राउंड एंड देन लास्ट वन इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये जो जिपमर है उसमें एक्चुअल में 2 टाइप की सीट्स होती हैं। एक जिपमर ऑल इंडिया ओपन सीट्स जिसके लिए सभी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जहाँ वो एलिजिबल है, और एक है स्टेट कोटा सीट्स। स्टेट कोटा सीट्स के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिन स्टूडेंट्स का डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो एक्चुअल में पुडुचेरी का हो, पांडिचेरी का हो, है ना। यदि हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें अप टू राउंड 2, तो जिपमर जो पौंडीचेरी है उसके आप यदि ओपनिंग रैंक देखोगे तो 26, क्लोजिंग रैंक 227 है। ये 2021 की हैं। और 2022 की देखोगे तो वो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 17 और 302 है। तो डेफिनेटली इन ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअल में जो जिपमर पौंडीचेरी भी वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में आता है। इसमें यदि हम इंटरनल पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल कोटा जो कि स्टेट कोटा है, एक्चुअल में जहाँ वो पुडुचेरी जहाँ वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो यदि आप वहाँ के रहने वाले हो, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उसकी डेफिनेटली जहाँ वो जनरल कैटेगरी में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जहाँ वो एक्चुअल में बहुत हाई है, क्योंकि पुडुचेरी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। मतलब वहाँ का कोई रहने वाला हो और वो नीट क्वालिफाई कर ले, इसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअल में कम है। इसीलिए आप ऐसे देखो कि जो है वो इसकी क्लोजिंग रैंक 26,000 तक भी जाती है। 26,000 का मतलब आप समझ गए हो कि 26,000 आपकी यदि जनरल कैटेगरी में रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा में तो जहाँ वो आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप पुडुचेरी के रहने वाले हो, आपके पास उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो जहाँ फिर डेफिनेटली इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 26,000 तक भी जाती है। इसके अलावा एक जिपमर और है जो मैंने आपको बताया था, जो कि अभी 2016 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ है। उसकी आप ओपन सीट कोटा में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखोगे तो वो काफ़ी हाई है, 925 से 3668 तक। और यदि आप 2022 वाली देखोगे जनरल कैटेगरी में तो वो 4162 के आसपास तक है। इसमें भी अगेन इंटरनल पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल कोटा होता है, तो यदि आप उसको बिलोंग करते हो तो फिर डेफिनेटली जहाँ हो आपके लिए क्लोजिंग रैंक और भी बहुत हाई है। इसमें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि ये जो जिपमर कराईकाल है, ये जो जिपमर कराईकाल है उसकी राउंड 3 की जो कट ऑफ रैंक है 2022 में वो 11,627 थी जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में 12,597 थी। लेकिन यहाँ पे ये जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दे रखी हैं वो अप टू राउंड 2 की दे रखी हैं, जो कि लगभग 3,600 के आसपास है, और ये 4,000 के आसपास है। तो एक्चुअल में इसके नीचे मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए टोटल ऑफ 19 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन राउंड 3 इन जनरल कैटेगरी। मतलब जिपमर कराईकाल में जो 19 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे जनरल कैटेगरी में, उनमें से 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये जो जिपमर कराईकाल है वो राउंड 3 में मिला था। मतलब राउंड 2 तक इसकी बहुत सारी सीट्स जहाँ वो एक्चुअल में वैकेंट रह गई थी। तो
सही मायनों में यदि इसकी अपन क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो 11,000 तक भी जाता है, 12,000 तक भी जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई यदि हम जिपमर कराईकाल के लास्ट 2 ईयर्स के ट्रेंड देखें तो राउंड 2 तक इसकी लगभग 30% 40% सीट्स ऑलमोस्ट क्या रहती हैं, वैकेंट रहती हैं। तो जो मोपअप राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड है, उसमें आपके पास चांस रहता है कि यदि मान लो आपको कहीं और सीट नहीं मिली और आप ये जिपमर कराईकाल या देन उस राउंड में आप अपनी चॉइस फिलिंग में जिपमर कराईकाल को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी है उसमें दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं। दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसके अंडर जो ये 3 कॉलेजेस आते हैं, उनमें फर्स्ट है लेडी हार्डिंग जिसको LHMC भी बोलते हैं, और एक है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम UCMS भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जिसको हम MAMC भी बोलते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर तो ये 3 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, और एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जहाँ वो एक ABVIMS जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और एक VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेजेज है। इस IP यूनिवर्सिटी के अंडर इन 2 कॉलेजेस के अलावा जहाँ वो 3 कॉलेजेस और आते हैं, डॉक्टर BSA, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और एक ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, और एक NDMC नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज। ये जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं डेफिनेटली जहाँ वो एम्स दिल्ली के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नेक्स्ट जो बेस्ट चॉइस होती है वो जनरली जहाँ वो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस ही होते हैं, जिनमें कि ये 3 मेडिकल कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, और ये जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। मतलब इन 15% सीट्स के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर द कंट्री कहीं से भी हो वो एलिजिबल है, और 85% जो इनकी सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा से फिल होती हैं। मतलब 85% जो सीट्स हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं जो दिल्ली के स्टेट कोटा की जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करता हो। इनकी 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग भी MCC करवाता है, और इनकी 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग भी MCC करवाता है। अगेन एज यूजुअल 4 राउंड्स में इनकी काउंसलिंग होती है, 1 2 मोपअप देन स्टे वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि इनकी 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, और 85% जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा या स्टेट कोटा से फिल होती हैं। और ये जो स्टेट कोटा है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल और सिंपल ये है कि आपकी 11th और 12th की जो स्कूलिंग है वो बेसिकली जो है वो NCT रीजन से, दैट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन के स्कूल से होनी चाहिए। नेशनल कैपिटल रीजन के स्कूल से होनी चाहिए। यदि आपकी 11th और 12th की स्कूलिंग जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन के किसी भी स्कूल से हुई है तो आप इस 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा या स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर 5 कॉलेजेस आते हैं उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें से ये जो 2 कॉलेजेस हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनकी तो 15% एज वेल एज 85% जो सीट्स हैं जो स्टेट कोटा से फिल होती हैं, 15% जो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, उन दोनों की ही जो काउंसलिंग है वो MCC करवाता है। बट इसके अलावा जो हमने 3 मेडिकल कॉलेज देखे, जैसे एक तो जो डॉक्टर BSA, एक जहाँ वो NMDC, और एक जो थर्ड है वो ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये जो तीनों मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें से ये जो थर्ड वाला आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है ये केवल आर्मी पर्सनल के वार्ड्स के लिए ही है,
इसमें केवल और केवल वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जो कि आर्मी पर्सनल्स के वार्ड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 100% सीट्स ऑफ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज आर रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल एंड काउंसलिंग ऑफ इट्स 100% सीट्स इज कंडक्टेड बाई आईपी यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें जहाँ वो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स नहीं होती है, इसमें 100% सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं जो कि आर्मी पर्सनल जो रिटायर्ड है या सर्विंग है उनके चिल्ड्रन है। इनफैक्ट इसमें एक दो पॉइंट छोटे छोटे और होते हैं कि इसकी जो फीस होती है वो रिलेटिवली हाई होती है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग हैं जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इनके चिल्ड्रंस इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा ये आपका वीएमएमसी और एबीवीआईएमएस है, इसका जो 85% स्टेट कोटा है उसकी एलिजिबिलिटी भी एग्जैक्टली वही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस के 85% स्टेट कोटा की थी। दैट इज़ आपकी जो स्कूलिंग है 11th और 12th की वो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें प्रेजेंट किसी स्कूल से होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो डॉक्टर बीएसए और एनएमडीसी है, इसकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी ही करवाता है, लेकिन इनकी 85% जो सीट्स हैं जो स्टेट कोटा से फिल होती है उनकी जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी करवाता है अलग से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर दो कॉलेज वीएमएमसी और एबीवीआईएमएस जो आते हैं उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। ये जो दो कॉलेजेस हैं इनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, और 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी से होती है, और एसीएमएस की 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी ही करवाता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हमने देखे उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा की अप टू राउंड 2 तक की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है 2021 और 2022 वाली। यदि हम इन ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स को देखें तो जो एमएएमसी है मौलाना आज़ाद वो डेफिनेटली जो है वो आप देख सकते हो कि एम्स दिल्ली यदि 60 के आसपास क्लोज होता है तो उसके जस्ट बाद में जो है वो मौलाना आज़ाद की ओपनिंग रैंक स्टार्ट हो जाती है 64, 2021 में वो 54 थी। इसके अलावा एलएचएमसी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलएचएमसी नाम ही जैसे इसका लेडी हार्डिंग है तो ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए ही है, तो इसकी भी हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें तो डेफिनेटली वैसी तो नहीं है जैसी मौलाना आज़ाद की है, बट फिर भी जो है वो आप ऐसे देख सकते हो कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी ऐसी हैं कि बहुत जल्दी ही ये मेडिकल कॉलेज फिल होता है। जनरल कैटेगरी में लगभग 550 रैंक के आसपास क्लोज हो जाता है। इसके बाद यूसीएमएस की बात करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो इसमें जो है वो एक्चुअल में आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में ये भी अगेन 200 के आसपास क्लोज हो जाता है। फिर एबीवीआईएमएस की बात करें तो ये भी जनरल कैटेगरी में 136, 173 थी लास्ट ईयर। 2021 में देखें तो 148 और 258 थी। ऐसे ही वीएमएमसी है तो ये भी जो है लगभग 200 के आसपास तक, इनफैक्ट 143 2021 में था और 129 जो है वो 2022 में था। डॉक्टर बीएसए की भी ऐसी हैं। डॉक्टर बीएसए और ये एनडीएमसी रिसेंटली इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इसलिए इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बाकी जो आपने इससे ऊपर 5 मेडिकल कॉलेजेस देखे उनसे थोड़ी सी हाई है। डॉक्टर बीएसए की जो है वो क्लोजिंग रैंक 621 थी 2021 में, और 2022 में 879 थी। एनडीएमसी भी जो है वो एक्चुअल में लगभग 1000 जनरल कैटेगरी रैंक के आसपास क्लोज हो जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं दिल्ली के, इनकी 85% स्टेट कोटा की अप टू राउंड 2 की हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें तो वो डेफिनेटली जो है वो थोड़ी सी आपको रिलेटिवली हाई मिलेंगी। लगभग जो है जैसे मौलाना आज़ाद की जो है वो 1185 तक थी। ओबीसी मतलब जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में तो 5500 के आसपास तक भी थी 2022 में।
सेम लेडी हार्डिंग के लिए देखोगे, फिर सेम जो है वो UCMS, फिर ये ABVIMS और VMMC। इसके अलावा जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर BSA और NDMC, उसकी स्टेट कोटा से जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं। इन कॉलेजेस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो ये 3 कॉलेज आते हैं, MAMC, LHMC और UCMS, यदि आपने इन तीनों में से किसी भी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है तो जब आप PG करोगे तो PG में एक्चुअल में इस MAMC की 50% सीट्स या किसी भी मेडिकल कॉलेज की 50% जो सीट्स हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं और 50% जो सीट्स हैं वो जो है वो स्टेट कोटा से फिल होती हैं। अब ये जो स्टेट कोटा है उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड किसी भी कॉलेज से MBBS ग्रेजुएट हो। तो यदि आपने लेट से जो है वो UCMS से जो है वो MBBS किया है तो और फिर PG में जो है वो आप मान लो MAMC में एडमिशन लेना चाहते हो तो MAMC की 50% जो स्टेट कोटा वाली सीट्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल रहोगे और ये बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे ही जो है वो जो IP यूनिवर्सिटी है उसकी, ऐसे ही जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो कॉलेज आती हैं VMMC, ABVIMS, फिर जो है वो डॉक्टर BSA और NDMC। यदि आपने इनमें से किसी कॉलेज से MBBS किया है तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप PG में जो 50% स्टेट कोटा होगा इन कॉलेजेस में उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना रहने वाले हो। आप मान लो राजस्थान के रहने वाले हो लेकिन जो है वो आपने यदि MBBS इन कॉलेजेस से किया है तो इन कॉलेजेस की PG की 50% सीट्स जो स्टेट कोटा से फिल होती हैं उनके लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए जब भी हम काउंसलिंग में हमारी चॉइसेस को फिल करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ AMU। AMU में भी कुछ सीट्स जो हैं वो ओपन सीट्स होती हैं और कुछ सीट्स जो हैं वो AMU इंटरनल सीट्स होती हैं। मतलब जो AMU से अफिलेटेड स्कूल्स हैं उनसे जिस बच्चे ने जो है वो स्कूलिंग की हो वो स्टूडेंट जो हैं वो इस AMU की इंटरनल सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। AMU में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी का अलग रिजर्वेशन है, OBC का अलग है, SC का अलग है, ST का अलग है। इसकी जो 100% सीट्स हैं बस एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, बाकी जो है वो कैटेगरी स्पेसिफिक रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है। यदि हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें तो इससे पहले जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी उसमें मैंने मान लो ओपन सीट कोटा है तो उसमें सब कैटेगरी स्पेसिफाई की थी, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो ओपन सीट कोटा में इसकी ओपनिंग रैंक 400 के आसपास है, क्लोजिंग रैंक जो है वो 5000 के आसपास है 2021 में, और 2022 में जो है वो ओपनिंग 600 के आसपास है, क्लोजिंग रैंक जो है वो 6000 के आसपास है। नेक्स्ट जो कॉलेज है टॉप मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में वो है BHU यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। वैसे इस कॉलेज का जो नाम है वो IMS BHU है। इसमें 100% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। इसमें भी अगेन 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग MCC कंडक्ट करवाता है। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वही फॉलो होती है। यदि इसकी अपन ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें तो जनरल कैटेगरी में 213 से 974 थी 21 में, और वो 147 से 940 थी 2022 में। तो आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में ये भी एक ऐसा कॉलेज है जो 1000 जनरल कैटेगरी की रैंक तक क्लोज हो जाता है।
और 1000 रैंक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगभग 675 मार्क्स के आसपास तक है। यदि आपके मार्क्स जो हैं वो उससे कम है तो आपको IMS BHU मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है। IMS BHU और इससे जस्ट पहले जो हमने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा था, इन दो कॉलेजेस के लिए एक विशेष बात है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन दोनों कॉलेजेस में इंटरनल PG कोटा होता है। इन दोनों कॉलेजेस में इंटरनल PG कोटा होता है और 50% सीट्स जो इनकी PG की पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से MBBS किए हुए स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। तो डेफिनेटली जो है यदि आप IMS BHU से UG मतलब MBBS करते हो और देन जो है वो आप यदि IMS BHU से ही PG करना चाहते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसकी 50% जो PG की सीट्स हैं वो इसी के MBBS स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। तो अगेन आपको जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हो, उसका प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करते हो, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कॉलेज टॉप मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी में है वो है AFMC पुणे, है ना, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। बेसिकली ये भी एक ऐसा कॉलेज है जो कि लगभग इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 1950 के आसपास। काफ़ी पुराना कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कॉलेज है इसकी जो काउंसलिंग है वो एक्चुअल में AFMC जो कॉलेज है वो खुद ही करवाता है। हालांकि थोड़ा सा रोल होता है MCC का, वो ये होता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि क्या आप AFMC की काउंसलिंग करवाना चाहते हो। मतलब आपको वहाँ पे अपनी विलिंगनेस शो करनी होती है कि भाई मैं जो है वो AFMC की काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। तो MCC ऐसे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है कि भाई जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपनी विलिंगनेस शो की है AFMC की काउंसलिंग के लिए, उन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो AFMC को सेंड कर देता है और देन उसके आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो AFMC ही करवाता है और MCC का जो रोल है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो AFMC ही कंडक्ट करवाता है। एक अपने दिमाग में ऐसा रहता है कि ये AFMC आर्मी का मेडिकल कॉलेज है तो क्या ये केवल आर्मी पर्सनल के वार्ड्स के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है। चाहे आपके मम्मी पापा आर्मी में नहीं भी हों तो भी जो है वो आप AFMC में एडमिशन ले सकते हो। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 145 हैं, जिसमें से 115 बॉयज़ के लिए हैं और 30 जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। AFMC लगभग जो हैं वो 1700 स्टूडेंट्स, जिसमें 1380 बॉयज़ और 360 गर्ल्स हैं, इनको काउंसलिंग के लिए कॉल करता है। इसके अलावा अपन एलिजिबिलिटी की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर बट मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 24 ईयर्स ऑन दैट डेट। मतलब आप 24 से आपकी एज कम होनी चाहिए और डेफिनेटली जो वो 17 ईयर्स तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप अनमेरिड होने चाहिए। आपका यदि बाल विवाह हो गया है तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप AFMC में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ड्यूरिंग द कोर्स भी जो है वो आपको ऐसी परमिशन नहीं होगी कि आप शादी कर सकते हो, है ना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप शादी कर पाओगे। तो यदि किसी को जल्दी है तो वो AFMC ना चूज करे। इसके अलावा आप मेडिकली फिट होने चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो बताता है उसकी करस्पॉन्डिंगली आप जो है मेडिकली फिट होने चाहिए। इसके अलावा ये जो क्राइटेरिया है कि मस्ट हैव पास ऑल द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड फॉर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो 12th का एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पास होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। देन एक्चुअल में
AFMC में जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही नहीं होता। AFMC का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअल में जो भी आपके नीट के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे AFMC 1700 स्टूडेंट्स को फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल करता है। जैसे मैंने बताया, आप MCC की काउंसलिंग के लिए जब रजिस्टर करोगे तो आपको विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी कि भाई मैं AFMC की काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। फिर जो जो स्टूडेंट AFMC की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनकी लिस्ट MCC जो है वो AFMC को सेंड करेगा, और फिर उन स्टूडेंट्स के नीट के मार्क्स के ऑर्डर में AFMC स्टूडेंट्स को फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल करेगा। जैसे जो लास्ट थ्री इयर्स की कट ऑफ हम देखें कि किन स्टूडेंट्स को AFMC ने कॉल किया था फर्दर प्रोसेस के लिए, वो बॉयज़ में 2022 में जिस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, जिस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 616 थे, उनको AFMC ने फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल किया था। ऐसे 2021 में वो मार्क्स 615 थे, 2020 में 618 थे। लेकिन यदि आप गर्ल्स के लिए देखोगे तो डेफिनेटली जो वो मार्क्स हैं वो हायर साइड में है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। तो हम यदि 2022 में देखें तो जिस बच्चे ने AFMC की काउंसलिंग के लिए विलिंगनेस शो की है और जिसके मार्क्स जो हैं वो 616 से ज़्यादा हैं, उन सब स्टूडेंट्स को AFMC ने फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल किया है। अब वो जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस है AFMC का, वो क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल में आपके जो हैं वो जनरल कैटेगरी में 2022 में यदि आप बॉय हो तो 616 मार्क्स हैं तो AFMC का कॉल आ जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। तो द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीट स्कोर हैव टू देन अपीयर फॉर द फॉलोइंग सिलेक्शन राउंड्स, जिसमें जो फर्स्ट राउंड है वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसको हम टॉयलर बोलते हैं। ये 80 मार्क्स का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स 2 होते हैं और डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप गलत रेस्पॉन्स दोगे तो जहाँ वो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होता है। फिर एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स जहाँ वो आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। बस वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, उसको बस जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। फिर एक इंटरव्यू होता है जिसके मार्क्स जो हैं वो 50 होते हैं। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो भी एक क्वालिफाइंग ही होता है, मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं होते। आपका मेडिकल चेकअप होता है कि आप जो हैं वो फिट होने चाहिए मेडिकली। अब ये जो इसका फाइनल प्रोसेस है, मतलब कैसे जो है वो एक्चुअल में इसकी मेरिट प्रिपेयर होती है। तो जैसे मान लो सपोज आपका नीट का जो स्कोर है वो 600 है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई नीट के मैक्सिमम मार्क्स 720 है, जिसमें से मान लो सपोज किसी स्टूडेंट ने 600 ऑब्टेन किए हैं। हालांकि यदि आपने 600 ऑब्टेन किए हैं तो AFMC का कॉल नहीं आएगा, लेकिन यदि मान लो सपोज 600 मार्क्स पे AFMC का कॉल आता है और फिर जो है वो ये जो टॉयलर टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग वाला, वो मैक्सिमम 80 मार्क्स का है और उसमें मान लो आपने 60 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो ये एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स 720 प्लस 80 800 हो गए, और आपने जो नीट प्लस ये जो टॉयलर है इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 660 हो गए। अब इस स्कोर को वो क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 200 हो गए और आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं 660/4 वो 165 हो गए। फिर इंटरव्यू के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। तो 200 तो एग्जाम का स्कोर हो गया मैक्सिमम और 50 इंटरव्यू का हो गया। तो मैक्सिमम जो फाइनल स्कोर होगा वो 250 होगा, और मान लो सपोज इंटरव्यू में आपके मार्क्स जो हैं वो 35 हैं, तो फिर आपका जो फाइनल स्कोर है वो 200 हो गया। तो फिर आपका जो AFMC में एडमिशन है वो इस 200 मार्क्स के बेसिस पे होगा।
मतलब सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको जहाँ वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और फिर जहाँ वो जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से जहाँ वो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे। तो मैंने यही स्पेसिफाई किया है कि आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द कैंडिडेट्स अ मेरिट लिस्ट विल बी डिस्क्लोज बाय द अथॉरिटी बेस्ड ऑन दीज 250 मार्क्स लेवल। मतलब बेसिकली जहाँ वो आपने जो भी नीट में स्कोर ऑब्टेन किया है, टॉयलर में स्कोर ऑब्टेन किया है, इंटरव्यू में स्कोर ऑब्टेन किया है, उसके मैक्सिमम मार्क्स 250 हैं और इस 250 में से जो आपका फाइनल स्कोर हुआ उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। पैट जैसे मैंने बताया साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, वो एक केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके स्कोर को जहाँ वो फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने में काउंट में नहीं लिया जाएगा। और अगेन इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो AFMC पुणे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे एज वेल एज जो मेडिकल काउंसिल कमेटी है जिसको हम MCC बोल रहे हैं, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, उसकी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। AFMC की रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन केवल SC और ST के लिए ही होता है, OBC और जनरल कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। 10 seats out of 145 are reserved for SC/ST candidates subject to their application for AFMC Pune and also qualified in the NEET UG written examination. If shortlisted and called for screening at AFMC, they must come within the first 500 in the final combined merit list of boys and girls. ठीक है, 10 सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में SC और ST के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन यदि वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट AFMC की जैसा मैंने बताया आपको उस प्रोसेस जो प्रिपेयर होती है उस फाइनल मेरिट लिस्ट में 500 में तो वो होने ही चाहिए। यदि वो 500 में नहीं होंगे तो फिर जहाँ वो रिजर्वेशन होते हुए भी जहाँ वो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कट ऑफ अपन ने डिस्कस कर ही ली कि एक्चुअल में जहाँ वो आपका नीट का क्या स्कोर रहेगा तब जहाँ वो आपको AFMC से कॉल आएगा। इसके अलावा जो AFMC है उसमें बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब है कि भाई एक्चुअल में जहाँ वो यदि आपने AFMC से MBBS किया है तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप जहाँ वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस दें। बेसिकली यदि आपने जहाँ वो AFMC से MBBS किया है तो आप आर्मी में डायरेक्ट जहाँ वो लेफ्टिनेंट बन जाते हो। तो कैंडिडेट्स एडमिटेड टू AFMC फॉर MBBS कोर्स हैव कंपलसरी liability to serve as medical officers in the armed forces. इसके अलावा एक बॉन्ड आपको एडमिशन के टाइम पे साइन करना होता है। यदि आप बाद में ये चाहते हो कि आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस नहीं दो, है ना, आप जहाँ वो मान लो आर्म्ड फोर्सेस में 2 साल 3 साल सर्विस देकर जहाँ फिर छोड़ना चाहो तो फिर जहाँ वो आप पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो है ESIC जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक कॉरपोरेशन है। इसके जो है वो कुछ मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनको हम लोग ESIC मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं। ये जो ESIC मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। ऑलमोस्ट 35% सीट्स जो हैं वो IP कोटा से फिल होती हैं। IP कोटा का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा। अब ये जो IP कोटा है, इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा है, वो क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो IP कोटा है वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं। अब इंश्योर्ड पर्सन्स क्या होते हैं? इंश्योर्ड पर्सन्स वो हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में काम करते हो और उनकी जो सैलरी है वो 21,000 से कम हो और साथ साथ में मंथली जब उनकी सैलरी आती है तब जहाँ वो उनका एक ESI डिडक्ट होता हो। तो जिन स्टूडेंट के पेरेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स को इंश्योर्ड पर्सन कोटा मिलता है, या उन स्टूडेंट्स के लिए इन ESIC कॉलेजेस की लगभग 35% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। डेफिनेटली ये जो IP कोटा है उससे स्टूडेंट्स को नीट में कम मार्क्स पे ही इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अभी हम इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक्चुअल में
जो स्टूडेंट इस आईपी कोटा के लिए एलिजिबल है उसके नीट में यदि मार्क्स जो हैं वो 600 से भी कम हैं, 570 580 के आसपास हैं, तो भी इन कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो सकता है। तो यदि आप इस इंश्योर्ड पर्सन कोटा की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जहां वो इन कॉलेजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस ईएसआईसी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको कंटिन्यूअसली जो है वो ध्यान रखना चाहिए। इस ईएसआईसी की वेबसाइट पे नीट के एग्ज़ाम के आसपास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास जो है वो ईएसआईसी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आप एक इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड हो, इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ईएसआईसी की वेबसाइट को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहना चाहिए नीट के एग्ज़ाम के आसपास। जैसे अभी 2023 की हम बात करें तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो 4 मई के आसपास आया है। 4 मई से 17 मई तक आप जो हैं वो एक्चुअल में वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी आपके आसपास जो है वो ईएसआई का रीजनल ऑफिस है उसमें वो आप सबमिट करोगे। आप उसके लिए रजिस्टर करवाओगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करोगे तो फिर डेफिनेटली जो है वो आपको एक आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बेसिस पे फिर जो है वो आपको इन ईएसआईसी कॉलेजेस में वो जो 35% 35% आईपी कोटा है वो मिल जाएगा, या उसके बेसिस पे जो है वो आप एडमिशन ले सकते हो। ये जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, डेफिनेटली उनकी काउंसलिंग तो एमसीसी करवाता है। साथ में जो आईपी कोटा से जो सीट्स अलॉट होती हैं 35% के आसपास, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाता है। लगभग 437 सीट्स हैं जो कि इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं इन कॉलेजेस में। और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये टोटल 11 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, एक्चुअल में ये ईएसआईसी कॉलेज है लेकिन स्टिल ये बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। इनफैक्ट हरियाणा का तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। अगेन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लो ईएसआईसी फरीदाबाद है, इसकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। इसकी लगभग 35% जो सीट्स हैं वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा से फिल होंगी, और रिमेनिंग जो 50% के आसपास सीट्स हैं वो स्टेट कोटा से फिल होंगी। मतलब एक्चुअल में जो है वो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद है, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, उसकी 50% सीट्स के लिए जो है वो जिन बच्चों का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हरियाणा का है वो एलिजिबल होंगे। ऐसे ही जो है वो ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई तमिलनाडु में है उसमें भी 50% सीट्स जो है स्टेट कोटा से फिल होंगी, 15% ऑल इंडिया कोटा से, और बाकी जो है वो 35% सीट जो है वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा से। ये कुछ आईपी कोटा की सीट्स मैंने इन कॉलेजेस के लिए मेंशन भी की हैं कि सबसे ज़्यादा हम यदि बात करें तो ये जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज चेन्नई है, सबसे ज़्यादा हम बात करें तो ये जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा आईपी कोटा की सीट्स हैं। इनमें से ये जो 9th 10th और 11th हैं वो बेसिकली एक्चुअल में जैसे मान लो हम लोग यदि इसकी बात करें, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नरचौक है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलाम पेरीपली, ये जो है वो एक्चुअल में हिमाचल का कॉलेज है मंडी। ये बेसिकली वैसे तो जो है वो स्टेट का ही मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम ऐसे ईएसआईसी नहीं है, लेकिन जो है वो इसमें भी आपकी जो है 36 जो सीट्स हैं वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा से फिल होती हैं। तो ये जो 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं ईएसआईसी वाली, वैसे तो ये टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें ईएसआईसी कोटा से या आईपी कोटा से जो है वो एक्चुअल में कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। बट ये जो लास्ट वाले 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका नाम ऐसे ईएसआईसी नहीं है, तो कई बार जो है वो हो सकता है आप काउंसलिंग के टाइम पे इन मेडिकल कॉलेजेस को सर्च करो और आप ऐसे डालो कि भाई ईएसआईसी कोलाम, तो फिर कुछ नहीं आएगा। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है कोलाम का, इसी में जो है वो आईपी कोटा की सीट्स रिजर्व्ड है। और इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बाकी जो
ESIC मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका एस्टेब्लिश्ड ईयर दिया है, जबकि इन तीनों का नॉट एप्लीकेबल है। मतलब ये कि ये जो मेडिकल कॉलेज हैं वो ऑलरेडी उस स्टेट में थे, बस उन मेडिकल कॉलेजेस में IP कोटा से कुछ सीट्स जो हैं वो इस ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने रिजर्व कर दी। तो बेसिकली उस स्टेट के जैसे तमिलनाडु, ये जैसे कोलाम केरला में, तो इसका जो ESIC मेडिकल कॉलेज है वो यही हो गया। इन ESIC मेडिकल कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब यदि इन ESIC मेडिकल कॉलेजेस की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो जैसे सबसे पहले ESIC बेंगलोर है। ये जो ESIC बेंगलोर है उसमें आप देख सकते हो एक ऑल इंडिया कोटा है जो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, और एक ESIC कोटा है, मतलब जो एक्चुअल में जो वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा बोलते हैं, या जिसके लिए इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड्स ही एलिजिबल होते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो ESIC कोटा है उसमें आप यदि जनरल कैटेगरी में देखोगे 2022 में, तो जो ओपनिंग रैंक है वो 12,000 है और क्लोजिंग रैंक 38,000 तक है। जबकि आप ऑल इंडिया कोटा में देखोगे तो वो जो ओपनिंग रैंक है वो 4,000 है और क्लोजिंग रैंक 7,000 है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि एक्चुअल में ESIC कोटे का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यदि आप इस ESIC कोटा के लिए एलिजिबल हो या हो सकते हो तो डेफिनेटली जो है उसको ध्यान में रखें। सेम जहाँ वो बाकी ESIC कॉलेजेस के लिए भी होगा कि ऑल इंडिया कोटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होंगी या क्लोजिंग रैंक होंगी वो कम होंगी, जबकि ESIC कोटा की जो क्लोजिंग रैंक है वो काफ़ी हाई होंगी। जैसे ESIC चेन्नई में, जिसमें कि सबसे ESIC चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 70,000 के आसपास जो है वो EWS में, और 52,000 के आसपास जो है वो जनरल कैटेगरी में ESIC कोटा की क्लोजिंग रैंक है। मतलब आपको ESIC चेन्नई का जो मेडिकल कॉलेज है वो यदि आप ESIC कोटा के लिए एलिजिबल हों तो 53,000 रैंक तक भी मिल सकता है। ये ESIC फरीदाबाद है, वन ऑफ द बेस्ट ESIC कॉलेज है यदि आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटा में देखोगे तो लगभग जहाँ वो 2022 में जनरल कैटेगरी में 3,684 तक ही क्लोज हो गया था। हालांकि ESIC कोटा में अगेन वो जो क्लोजिंग रैंक है वो थोड़ी हाई होगी। फिर ESIC गुलबर्गा है जो कि कर्नाटका में है, फिर ESIC हैदराबाद है, देन ESIC कोलकाता है, ये ESIC कोलाम है, और ये ESIC कोयम्बटूर है, और ये ESIC अलवर है जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। इसमें भी आप यदि ESIC कोटा से रैंक देखोगे जनरल कैटेगरी में तो वो लगभग 28,000 तक आपको ESIC कोटा से सीट मिल सकती है, जबकि वही ऑल इंडिया कोटा से आप बात करोगे तो लगभग 7,700 तक मिलती है। देन ESIC पटना है, देन ESIC मंडी है। अगेन यहाँ पे मैंने ESIC मंडी लिखा है, लेकिन इस कॉलेज का नाम जो है वो एक्चुअल में ESIC मंडी नहीं है। वो लास्ट में जो 3 मेडिकल कॉलेज मैंने बताए थे वो उस स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें कि ESIC कोटा की कुछ सीट्स क्या हैं, रिजर्व्ड है। इन ESIC कॉलेजेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इनमें ऑल इंडिया कोटा से जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है, और जो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ESIC कोटा से एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है। इनफैक्ट ESIC कोटा से जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस जो है वो 24,000 पर ईयर के आसपास होती है, जो कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है दैट इज़ SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो टोटल 20 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से एक्चुअल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुए हैं। जो पुराने और जो अच्छे मेडिकल कॉलेज जिनको माना जाता है रिलेटिवली, उनमें SMS है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, जो कि आप देख सकते हो इस्टेब्लिश्ड ईयर से ही आइडिया लग रहा है 1947 और 1959 है। एक ये RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर है जो कि इस्टेब्लिश तो 2014 में हुआ है, बट
एक्चुअल में जयपुर में सिचुएटेड होने के कारण ये जो मेडिकल कॉलेज है वो आजकल सरदार पटेल और जो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, इनके इक्विवेलेंट ही माना जाता है इसको। फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा है। फिर आप यदि नेक्स्ट देखोगे जैसे झालावाड़ है, भीलवाड़ा है। झालावाड़ फिर भी जो है 2007 में इस्टेब्लिश है, बट इस 8 के बाद जो है वो आप ज़्यादातर जो कॉलेजेस देखोगे वो लास्ट 3-4 ईयर्स में ही इस्टेब्लिश्ड हैं। तो आप इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखोगे तो वो भी एक्चुअल में ऐसी ही होंगी कि डेफिनेटली जो है वो ये बाद में ही फिल होते हैं। तो टोटल 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से धौलपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर, ये 4 मेडिकल कॉलेजेस तो जस्ट लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। यदि हम इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो अगेन जो है वो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं उनकी 50% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। वो जो 15% सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाता है, और जो 85% सीट्स जो स्टेट कोटा से फिल होती हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी करवाती है। तो हम यदि इनकी 15% ऑल इंडिया कोटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें तो जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वो 2022 में जो है वो ओपनिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा की जो है उसकी 276 थी, क्लोजिंग रैंक 959 थी। हालांकि 2021 में जो ओपनिंग रैंक 51 थी। अब किसी रीजन से जो है जिसकी 51 रैंक आई होगी उसने जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज ऑप्ट किया होगा। बाकी जनरली जिसकी 51 रैंक आती है वो ट्राई करता है कि एम्स दिल्ली या मौलाना आज़ाद ऐसा कॉलेज चूज करे। तो लगभग आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा में जो है वो 1000 जनरल कैटेगरी रैंक आपकी यदि है तो ऑल इंडिया कोटा से आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। फिर जो है वो सरदार मेडिकल कॉलेज, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, उसकी ऑल इंडिया कोटा से जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है 2021 और 2022 की वो यहाँ पे। फिर RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है जयपुर, आप इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखोगे ऑल इंडिया कोटा से तो देख सकते हो आपकी क्लोजिंग रैंक इसकी भी 3281 है, जो कि जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है जिसकी जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक है वो 4000 से भी ज़्यादा है। तो ये जो RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है वो स्टैब्लिश तो एक्चुअल में 2014 के आसपास हुआ था, बट स्टिल जो है वो एक्चुअल में जयपुर में सिचुएटेड होने के कारण, अच्छी फैसिलिटीज़ के कारण, अच्छे हॉस्पिटल के कारण जो है वो एक्चुअल में ये जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी रिसेंटली जो है स्टूडेंट्स जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं बीकानेर, जोधपुर, इनसे भी ज़्यादा जो है इसको प्रेफरेंस देते हैं। देन एसएन मेडिकल कॉलेज है, देन JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर है, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, ये मेडिकल कॉलेज कोटा है, ये कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा है, फिर डूंगरपुर, पाली, झालावाड़, भरतपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, ESIC अलवर। जैसे अभी मैंने ESIC कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था, तो ESIC जो अलवर है उसकी भी 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। तो ये जो है वो 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी 15% ऑल इंडिया कोटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। मैंने लिखा भी कि सीट्स ऑफ द सम ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान वर नॉट फिल्ड टिल राउंड 2, hence their opening and closing ranks are mentioned on the basis of allotment up to mop-up round। बेसिकली यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कुछ जो रिसेंटली न्यूली एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस थे, जो लास्ट में मैंने 4 बताए थे, गंगानगर और वो, तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो राउंड 2 तक की नहीं है, एक्चुअल में मॉप-अप राउंड तक की मेंशन है, क्योंकि उनकी कुछ सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई थी, क्योंकि 2022 में ही वो ओपन हुए थे। बहुत सारे मतलब बाहर के स्टेट्स वाले लोगों को इन कॉलेजेस के बारे में नहीं पता था, या जो है वो आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा सा फेथ नहीं होता न्यूली एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज पे। तो उनकी जो सीट्स हैं वो एक्चुअल में सेकेंड राउंड के बाद वैकेंट रह गई थी, तो उनकी कुछ सीट जो है वो, या बहुत सारी उनकी सीट जो है वो मॉप-अप राउंड में फिल हुई थी, तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है मैंने मॉप-अप राउंड तक मेंशन की है।
फिर ये जो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी जो 85% सीट्स जो स्टेट कोटा से फिल होती हैं, उनकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन की है। जैसे आप यदि देखोगे तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा से जो क्लोजिंग रैंक थी वो 957 के आसपास थी, लेकिन स्टेट कोटा से वो क्लोजिंग रैंक जो है वो 2022 में 2500 तक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से फिल होती हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो एक्चुअल में जो कैटेगरीज हैं वो जो हम नॉर्मली जनरल EWS OBC SC ST देखते हैं, उसके अलावा जो है वो एक्चुअल में 2 कैटेगरीज और हैं, दैट इज़ MBC और STA। तो इनकी भी जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 2022 में स्टेट कोटा में क्या थी वो भी मैंने मेंशन की है। इसके अलावा जो कुछ न्यूली स्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में, उनमें 2 टाइप की सीट्स हैं, एक गवर्नमेंट सीट और एक मैनेजमेंट सीट। डिफरेंस केवल इतना सा है कि गवर्नमेंट जो सीट है उसकी जो फीस है वो कम होती है। जैसे राजस्थान की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें ये मैनेजमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट है, उनमें गवर्नमेंट सीट की जो फीस होती है वो 60,000 पर एनम के आसपास होती है, और जो मैनेजमेंट सीट है उसकी जो फीस है वो 8 लाख के आसपास होती है। तो यदि आप कैपेबल हो कि आप पर एनम 8 लाख पे कर सकते हो, आपके पेरेंट्स जो हैं वो पे कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप इस मैनेजमेंट सीट से इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और इसी कारण आप देखोगे कि जो मैनेजमेंट सीट है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक काफ़ी हाई होंगी। जैसे हम RUHS की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट सीट में आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग जो रैंक है वो 3620 के आसपास है, लेकिन यदि मैनेजमेंट सीट में देखोगे तो जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक है वो 15,200 के आसपास है। तो अगेन जो है वो कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो पुराने हैं, जैसे SMS मेडिकल कॉलेज है, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर है, इन सब में जो है वो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सीट्स हैं, इनमें सभी जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं। बट जो न्यूली स्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो है वो 2 टाइप की सीट्स हैं, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैनेजमेंट सीट्स की जो पर एनम फीस है वो हाई है, 8 लाख रुपए के आसपास। जैसे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज जो बीकानेर है उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट सीट ही है, क्योंकि ये पुराना मेडिकल कॉलेज है, इसमें कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है। फिर SN मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी केवल गवर्नमेंट सीट है। फिर जो RNT मेडिकल कॉलेज है उसमें भी केवल गवर्नमेंट सीट ही है, क्योंकि ये भी पुराना कॉलेज है। अगेन जो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर है उसमें भी केवल गवर्नमेंट सीट ही है, तो गवर्नमेंट सीट की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दी गई है। जो मेडिकल कॉलेज कोटा है उसमें भी केवल गवर्नमेंट सीट्स हैं। लेकिन जैसे ही आप जो इस 8th मेडिकल कॉलेज पे आओगे, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, तो इसमें जो मैंने गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दी है। इसके बाद भी जो भी मेडिकल कॉलेज आएंगे, जैसे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ है, इसमें भी जो वो गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट दोनों है, और दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन की है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चूरू है, उसमें भी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट सीट दोनों है, उन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन की है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा है, फिर ESIC अलवर है। ESIC अलवर में जो वो कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये न्यूली स्टैब्लिश्ड, बट इसमें जो वो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, 50% सीट्स स्टेट कोटा से फिल होती है, और 35% सीट्स जो ESIC कोटा है, इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा है, उससे फिल होती हैं। फिर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ है, इसमें भी दोनों टाइप की सीट्स हैं। बाड़मेर में भी दोनों टाइप की सीट्स हैं, भरतपुर में भी दोनों टाइप की सीट्स हैं, फिर गंगानगर में भी दोनों टाइप की सीट्स हैं, फिर डूंगरपुर में भी दोनों टाइप की सीट्स हैं, सिरोही में भी दोनों टाइप की सीट्स हैं, फिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर है उसमें भी दोनों टाइप की सीट्स हैं।
इसके अलावा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर। उसमें जो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हुए भी कुछ गवर्नमेंट सीट्स हैं और उसकी भी जो वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन की है। नेक्स्ट जो है वो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। हरियाणा में टोटल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें जो फर्स्ट है वो पंडित BD शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक है, PGIMS रोहतक बोलते हैं जिसको। देन ESIC फरीदाबाद है। देन कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल है। देन BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत है। देन शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लार है। और एक अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर इस्टेब्लिश हुआ है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद है। देन अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद है जो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे 2012 लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में 2022 है। ये जो हरियाणा गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें जो है सबसे फेमस और सबसे जो पुराना मेडिकल कॉलेज है वो तो ये PGIMS रोहतक है। बट स्टिल जो है वो स्टूडेंट्स आजकल जो है वो ESIC फरीदाबाद को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका जो रीज़न है वो हरियाणा गवर्नमेंट का बॉन्ड है। बेसिकली आप यदि हरियाणा गवर्नमेंट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करते हो तो आपको MBBS कंप्लीट होने के बाद में कंपल्सरी, पहले तो 7 ईयर्स था, लास्ट ईयर थोड़े इश्यूज़ हुए, प्रोटेस्ट हुए, तो उसको 5 ईयर कर दिया गया कि कंपल्सरीली आपको 5 ईयर तक जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी पड़ेंगी। और इसके अलावा उस बॉन्ड का जो अमाउंट है वो पहले तो 36 लाख था, लास्ट ईयर जो है उसको फिर 25 लाख कर दिया कि आप यदि हरियाणा गवर्नमेंट को सर्विसेज नहीं देते हो तो देन जो है वो आपको 25 लाख पे करने पड़ेंगे। और ESIC फरीदाबाद में जो है वो ये जो बॉन्ड के नॉर्म्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए जो है वो कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस PGIMS रोहतक की बजाय ESIC फरीदाबाद को प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जो है वो ESIC फरीदाबाद ही हरियाणा के लिए जो है वो सबसे बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में आ जाता है। और आप ये जो आइडिया है वो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से भी ले सकते हो। जैसे एक्चुअल में 2021 में आप पंडित BD शर्मा की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखोगे तो देखो कितना वाइड डिफरेंस है कि 1000 पे ओपन होता है और 921 तक इसकी क्लोजिंग रैंक है। ये 15% ऑल इंडिया कोटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, उसकी जो काउंसलिंग है वो MCC करवाता है। और 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा से फिल होती हैं और उनकी जो काउंसलिंग है वो फिर हरियाणा की जो काउंसलिंग कमेटी है स्टेट की वही करवाती है। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स हैं वो एक्चुअल में 15% ऑल इंडिया कोटा वाली मेंशन्ड है। तो यहाँ पे पंडित BD शर्मा की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखोगे तो वो 1000 से लगभग 10,000 तक है। और 2022 में भी लगभग वैसा सही है। आप 2022 में देखोगे तो ओपनिंग रैंक 4000 के आसपास है। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड वाला इशू है वो 2022 में थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग गया था कि हरियाणा वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने का बेनिफिट नहीं है। तो फिर जो है वो 2022 में इसकी ओपनिंग रैंक जो है वो आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास पहुँच गई थी। जबकि यही ESIC फरीदाबाद की आप बात करोगे तो 2021 में ये जो ओपनिंग रैंक है वो 3000 थी, क्लोजिंग रैंक लगभग 5400 के आसपास थी। जबकि 2022 में ये जो ओपनिंग रैंक है वो 1700 हो गई और क्लोजिंग रैंक जो है वो 3684 हो गई। इसके अलावा ये सब जो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल है, ये BPS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत है, शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज मेडिकल कॉलेज नल्लार है, इन सब की जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दी गई हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ड्यू टू बॉन्ड इशू इन हरियाणा मेडिकल कॉलेजेस मोस्ट ऑफ द सीट्स वर अलॉटेड इन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स इन 2022। क्योंकि फर्स्ट राउंड में उस समय वो इशू चल रहा था तो लोगों ने जो है वो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को ऑप्ट करने में कम इंटरेस्ट शो किया। Hence above mentioned opening and closing ranks of Haryana medical college are up to last round। ये जो हरियाणा वाले मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने दी हैं वो अप टू लास्ट राउंड दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की दी हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ हरियाणा मेडिकल कॉलेज ऑफ 2021 वो भी जो है लास्ट राउंड की हैं, तभी आप एक्चुअल में कंपेयर कर पाओगे।
तो हरियाणा के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बॉन्ड के इशू के कारण एक्चुअल में जहाँ वही जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने मेंशन किए हैं वो सब जहाँ वो अप टू लास्ट राउंड दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की हैं। तो इस वीडियो में हमने एम्स, जिपमर, AMU, IMS, BHU, AFMC, ESIC मेडिकल कॉलेजेस और 2 स्टेट राजस्थान और हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बारे में जाना। इसके अलावा और भी जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस हैं कि MCC की जो काउंसलिंग है वो कैसे कंडक्ट होती है, MCC की जो काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होता है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट आपकी होनी चाहिए MCC की काउंसलिंग के टाइम पे, इन सब के बारे में जो है वो आपको आगे भी जो है वो डिफरेंट वीडियोस से इंटीमेट किया जाएगा, तो आप इन सब इन्फॉर्मेशंस को टाइमली ऑब्टेन कर पाएँ। इसके लिए जो है वो मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाएँ और आपकी मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन के प्रोसेस को और स्मूथ और सही बना पाएँ। थैंक यू।